हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायरी का एक पन्ना इस पाठ को डिटेल में समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। हमें पता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबा था, कई दशकों तक चला और इसे आजाद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। बहुत से देशभक्त अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस आंदोलन में शरीक होने लगे। इस पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया भी उन महान लोगों में से थे जो आजादी की इच्छा रखते थे और वे रोजमर्रा के अनुभवों को, घटनाओं को और भावनाओं को अपनी निजी डायरी में लिखते थे और यह पाठ उसी डायरी का एक पन्ना है। अब हम इस पाठ को डिटेल में समझते हैं। इस पन्ने पर लेखक 26 जनवरी 1931 की तारीख लिखते हैं और लेखक लिखते हैं कि आज का दिन तो अमर है मतलब जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा दिन है। आज के दिन ही पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेखक यहाँ था लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता दिवस इससे पहले भी मनाया गया था। तो इससे ठीक एक साल पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में और इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। लेखक कहते हैं कि एक साल पहले 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज फिर से मनाना था, तो इसकी बहुत सारी तैयारियां की गई थी। कैसी तैयारियां की गई थी? लेखक आगे लिखते हैं कि पिछले साल अपना हिस्सा बहुत कम था और इस साल जितना दे सकते थे उतना सभी लोगों ने दिया था। इस साल स्वतंत्रता दिवस मनाने के प्रचार मतलब एडवर्टाइज में ही 2000 रुपए खर्च हुए थे। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रचार ज्यादा किया गया था। स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जा रहा था? तो कलकत्ता में मनाया जा रहा था और कलकत्ता या बंगाल के लोग ये समझते थे कि सभी काम उन्हें खुद करना है और यही बात सभी कार्यकर्ताओं ने हर घर जाकर लोगों को समझाई थी। लेखक आगे लिखते हैं कि कलकत्ता में जो बड़े बाजार थे उनके मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे आजादी मिल गई है। कलकत्ता के हर क्षेत्र में या हर एरिया में झंडे लगाए गए थे। लोग जिस रास्ते से भी जाते थे उस रास्ते पर उत्साह दिखता था और नवीनता मालूम होती थी। मतलब कलकत्ता नया दिख रहा था क्योंकि हर तरफ भारत के झंडे थे और ऐसे लग रहा था कि भारत आजाद हो चुका है। इतनी सारी सजावट देखकर लोग भी कह रहे थे कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। और कलकत्ता की पुलिस क्या कर रही थी? तो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ शहर में गश्त लगा रही थी। कलकत्ता में उस दिन बहुत सारी पुलिस तैनात थी। गोरखे और सार्जेंट मोटर गाड़ियों में घूम रहे थे और गश्त दे रहे थे। सार्जेंट सेना का एक पद होता है। पूरे बंगाल में पुलिस गाड़ियों में घूम रहे थे, यहाँ तक कि घुड़सवार भी थे। मतलब पुलिस घोड़े पर बैठकर भी गश्त दे रही थी या घूम रही थी। उस दिन कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि सारी पुलिस को यह समारोह रोकने के काम में लगाया हुआ था। कलकत्ता के बड़े पार्कों को, मैदानों को पुलिस ने घेर लिया था कि कहीं वहां लोग आकर इस समारोह को नहीं मनाए। इस परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि कैसे पुलिस लोगों को रोक रही थी। एक मॉन्यूमेंट या स्मारक के नीचे शाम में सभा होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उसे सुबह से, भोर मतलब सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था, लेकिन फिर भी सुबह में ही वहां झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। दूसरा एक पार्क था तारा सुंदरी पार्क। इस पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, लेकिन वे अंदर नहीं जा सके। तारा सुंदरी पार्क में लोगों को मारा पीटा गया, उनके साथ हिंसा हुई। 2-4 लोग तो घायल हो गए, सिर फट गए, मतलब वे घायल हो गए। इस संग्राम में सिर्फ मर्दों ने ही नहीं तो बहुत सी लड़कियों ने, औरतों ने भी हिस्सा लिया। गुजराती सेविका संघ ने जुलूस निकाला, जुलूस मतलब शोभा यात्रा निकाली,
जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। एक तरफ गुजराती सेविका संघ ने जुलूस निकाला, तो दूसरी तरफ मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में ही मतलब कॉलेज में ही झंडोत्सव किया, मतलब झंडा फहराया। इस झंडा फहराने के कार्यक्रम में जानकी देवी, मदालसा ये सभी गए थे। आदि मतलब इनके साथ और भी थे जो इस कार्यक्रम में गए थे। झंडोत्सव का कार्यक्रम करने से पहले लड़कियों को समझाया गया कि यह उत्सव क्या है। लेखक तो एक मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देख रहे थे और उन्हें अच्छा भी लग रहा था। जगह जगह लोग फोटो ले रहे थे और कुछ लोग थे जिन्होंने अपने फोटो लेने की भी व्यवस्था की थी, मतलब वे अपने फोटो निकाल रहे थे। यह कार्यक्रम चल रहा था तो दोपहर में 2-3 बजे के वक्त पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। इस जुलूस में सुभाष चंद्र बोस के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। उन्होंने पूरा प्रबंध किया था। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी इस काम में लग गई थी। जगह जगह स्त्रियां जुलूस निकालने लगी थी और ठीक स्थान पर मतलब जहां समारोह होना था उस जगह जाने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास समारोह होना था, वहां सुबह में बहुत पुलिस थी, लेकिन दोपहर होते होते मतलब 1 बजे के वक्त उतनी पुलिस नहीं या पुलिस का वैसा प्रबंध नहीं था। अब लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखाए, मतलब पुलिस उन्हें नहीं रोके। कार्यक्रम शाम में होना था, पर 3 बजे से ही मैदान में हजारों लोग जमा हो गए। लोगों की भीड़ होने लगी। उस मैदान में लोग छोटे छोटे टोलियां बनाकर, ग्रुप्स बनाकर घूमने लगे। लेखक कहते हैं कि आज जो भी बात थी वह बिल्कुल निराली थी, अनोखी थी। लेखक आगे लिखते हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था, मतलब अंग्रेजों के कानून नहीं मानने का काम शुरू हुआ था, तब से इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं हुई थी। यह सभा मतलब ऐसे था कि अंग्रेजों के खिलाफ ओपन लड़ाई थी। भारतीय अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रहे थे। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था और कुछ धाराएं लगाई थी और उन धाराओं के अनुसार वहां कोई सभा नहीं हो सकती थी। जो भी वॉलंटियर्स थे या उनके लीडर थे, उनको इंस्पेक्टरों ने नोटिस दी थी और सूचना भी दी थी। क्या सूचना दी थी कि अगर आप लोग इस सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, मतलब आपने कुछ गुनाह किया है ऐसे समझा जाएगा। और दूसरी तरफ काउंसिल ने भी नोटिस निकाली थी कि ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और जो आम आदमी है वे वहां उपस्थित रहे। यह तो खुला चैलेंज था। शाम के 4 बज रहे थे और ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी रोका गया, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे, भीड़ बहुत थी, तो पुलिस इस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के नजदीक जैसे लोग पहुंचे, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए और इसमें सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम चिल्ला रहे थे। जब सुभाष बाबू पे लाठियां पड़ रही थी, तब ज्योतिर्मय गांगुली ने बाबू से कहा, आप इधर आइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। मतलब ज्योतिर्मय गांगुली उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लाठियां चल रही थी, लेकिन सुभाष बाबू आगे बढ़ना चाहते थे। लेखक आगे लिखते हैं कि अब तक तो उन्होंने जो लिखा है यह सब सुनी हुई बातें थी, लेकिन सुभाष बाबू जो वंदे मातरम चिल्ला रहे थे वह उन्होंने अपने आंखों से देखा, क्योंकि सुभाष बाबू और लेखक में ज्यादा फासला नहीं था, वे करीब थे। पुलिस बहुत लाठियां चला रही थी और लाठी क्षितिज चटर्जी के सर पर भी लगी तो उनका सिर फट गया और खून निकलने लगा। दूसरी तरफ स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। वहां बहुत सारी स्त्रियां पहुंच गई थी और सभी के पास झंडे थे। इस कार्यक्रम में जो वॉलेंटियर गए थे उन्हें लाठियां पड़ रही थी, लेकिन वह अपने जगह से, अपने स्थान से नहीं हट रहे थे।
इतने में पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। उसके कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली गई। इस बीच पुलिस ने कुछ देर लाठी बरसाना बंद कर दिया, लेकिन फिर वे डंडे चलाने लगे। अब की बार भीड़ ज्यादा थी तो बहुत से आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर लोगों का जुलूस टूट गया और करीब करीब 50-60 औरतें वहीं उस मोड़ पर ही बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़ा, लाल बाजार भेज दिया, मतलब लाल बाजार में जो चौकी थी वहां भेज दिया। 50-60 स्त्रियों को पकड़ने के बाद भी कुछ और स्त्रियां थी जो आगे बढ़ी और उनकी अध्यक्षता या उनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। मतलब विमल प्रतिभा के नेतृत्व में कुछ स्त्रियां आगे बढ़ी तो उनको आगे जाकर बहु बाजार के एक मोड़ पर रोका गया तो वे वहीं उस मोड़ पर बैठ गई। बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई और इस भीड़ पर पुलिस लाठी चला रही थी। करीब पौन घंटे के बाद, मतलब 45 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी आई और सभी औरतों को लाल बाजार ले जाया गया। कई आदमियों को भी पकड़ा। लेखक कहते हैं कि ब्रजलाल गोयनका, जो इनके साथ दमदम जेल में थे, वे भी पकड़े गए। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़े कि अपने आप ही गिर गए और फिर उन्हें एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और उन्हें पकड़कर दूर ले जाकर फिर छोड़ दिया। जैसे ही उन्हें छोड़ा, वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहां से निकलकर 200 आदमियों का एक अलग जुलूस बनाकर लाल बाजार चले गए तो उन्हें लाल बाजार में गिरफ्तार किया गया। मदालसा को भी गिरफ्तार किया गया, मतलब स्त्रियों को भी पकड़ा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को पकड़ा गया था और उन्हें रात में 9 बजे छोड़ दिया गया। लेखक आगे लिखते हैं कि कलकत्ता में इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब लेखक 8 बजे के वक्त खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से उन्हें फोन आया कि बहुत से आदमियों को चोट लगी है और उनमें से कईयों की हालत तो बहुत संगीन है, मतलब बहुत गंभीर है, तो उनके लिए गाड़ी चाहिए। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, गंभीर आना चाहिए। लेखक जानकी देवी के साथ वहां गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को चोट लगी हुई थी और डॉक्टर दास गुप्ता उनका इलाज करा रहे थे और फोटो भी निकाल रहे थे। उसी समय 67 मर्द वहां आए। कुल मिलाकर और 160 आदमी अस्पताल पहुंचे थे जो कि घायल थे और अपने घरों में चले गए थे, और जो मर्द पकड़े गए थे उनकी संख्या पता नहीं चल रही थी। लेकिन लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। तो लेखक लिखते हैं कि यह कुछ अपूर्व हुआ था, अनोखा हुआ था, जो बंगाल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर एक कलंक था। क्या कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, मतलब आजादी के लिए काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज वह अंश में, मतलब थोड़ा सा धुल गया था और लोग यह सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के लिए या आजादी के लिए बहुत सा काम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कोई और पार्ट समझेंगे। थैंक यू।